हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। नैनो रोबोटिक्स, पूरी दुनिया इसे लेकर इतनी काहे उछल रही है? तो जी उसका कारण है कि ये बीमारियां ठीक कर सकते हैं, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज किसी के पास भी नहीं है, जैसे कैंसर। इसके साथ साथ ये आपके शरीर को इस लायक बना देंगे कि चोट लगने पर वो अपने आप रिपेयर हो सके। ये पर्यावरण को साफ कर सकते हैं, पृथ्वी को पहले की तरह हरा भरा बना सकते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, आना अभी बहुत कुछ खास है। अब अगर ये सब सुनकर आप खुशी के मारे उछल रहे हो कि भाई वाह मजा आ गया, तो जरा थम जाओ, अच्छी बातें पहले ही बताई जाती हैं। नैनो रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा भी है जिस डर की वजह से इसको बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि नैनो रोबोटिक्स कैसे हमें फायदा पहुंचा सकती है और कैसे ऐसा नुकसान भी कर सकती है जिसकी शायद भरपाई ही ना हो सके। चलिए अब जरा विस्तार से बात करते हैं। तो ये नैनो रोबोट्स या नैनोबॉट्स, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? कोई तो ऐसा होगा जिसने इस चिंगारी को सुलगाया होगा। हाँ जी, बिजली के पिताजी मेरा मतलब माइकल फराडे। तो जी अंकल जी ने 1857 में रूबी गोल्ड को दुनिया के सामने रख दिया। अब आप पूछोगे ये क्या है? भाई सब क्या बताऊं क्या है। अब इसके पीछे इतनी जबरदस्त बोरिंग कहानी है जो मेरे से तो ना सुनाई जाएगी, पर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ कि जी बिजली के पिताजी यानी अपने फराडे साहब ने गोल्ड के नैनो क्रिस्टल्स को पानी में डालकर अलग अलग रोशनी उसके ऊपर मार के देखी, तो वो सुनहरे रंग के बजाय रूबी कलर यानी पिंक कलर, जो मेरे लिए दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर इनके बीच का फर्क समझना है तो किसी महिला से पूछ लीजिएगा, वो सारे रंगों में फर्क कर सकती हैं। इतना स्पेशल टैलेंट आदमियों में कहाँ होता है। तो जी फराडे साहब के एक्सपेरिमेंट में रूबी गोल्ड कलर निकल के आया और यहाँ से पहली बार पता चला कि छोटी छोटी चीजें यानी कि नैनो पार्टिकल्स बड़े ही विचित्र काम कर सकते हैं। और उसके बाद लोगों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको इतिहास के कीड़े ने काट रखा है तो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपको आर्टिकल पढ़ने के लिए उसके वेब पेज का लिंक विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। आराम से पढ़ो, भर भर के इतिहास बताया हुआ है, जिसमें से एक पेज MIT की वेबसाइट का भी है। अब मुझे तो वो लोग घुसने ना दे रहे, क्या पता आपको अलाउ कर दे। हालांकि मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं इतिहास में, क्योंकि मैंने पहले से उसके बारे में पढ़ रखा था। आगे चलते हैं। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे वाह भाई साहब वाह, आपसे बस इतना पूछा था कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और आपने तो पूरे पोथी पत्रे ही खोल दिए। वैसे इसे मैं अपनी तारीफ ही समझूंगा, क्योंकि हम तो है ही आदत से मजबूर। चलो जरा पहले मुद्दे पे चलते हैं। नैनो रोबोटिक्स में नैनो क्या चीज है, कितना छोटा है ये, आओ पता करते हैं। अब ये बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो स्केल नाम की भी एक चीज होती है। हाँ जी, ये अपना खुद का स्केल लेकर घूम रहा है। जैसे मीटर स्केल होता है ना 1 मीटर का, ऐसे ही नैनोमीटर के लिए नैनो स्केल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक चीजों को नापा जाता है। अब ये सब सुनकर आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आगे सुनो, हमारा जो बाल है उसकी जो मोटाई है वो 60,000 नैनोमीटर है। अगर 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक टुकड़े की जो लंबाई होगी वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगी। अगर धरती का साइज 1 मीटर को दर्शाता है तो कंचा 1 नैनोमीटर को दर्शाएगा। कंचा, बचपन के दुख ताजा कर दिए इसने। बहुत पिटा था मैं कंचे खेलने के ऊपर। चलो चलो आगे चलते हैं। DNA का डायमीटर 2.5 नैनोमीटर के बराबर होता है और वहीं कागज की मोटाई 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होती है। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि नैनोमीटर कितना छोटा होता है। बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। वैसे आप समझ ही गए होंगे कितना छोटा, क्योंकि आप तो हो ही समझदार। देखो भैया, नैनो रोबोटिक्स होता है इंजीनियरिंग एट एटॉमिक लेवल। क्या मतलब है इस बात का? इंजीनियरिंग का मतलब होता है विज्ञान और मैथ का इस्तेमाल करके किसी चीज को डिजाइन करना, टेस्ट करना, बनाना, उसको मेंटेन करना, मशीनी स्ट्रक्चर का निर्माण या किसी सिस्टम को बनाना। अब ये जितने भी धरती धकेल पहाड़ तोड़ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है, इनका मतलब क्या है? मतलब आम आदमी कैसे समझेगा? ये तो मैंगो मैन के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। अरे चिंता क्यों करते हो, सबकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। बस 1 आध मिनट का इंतजार रख लो, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। आगे सुनो। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर ये सब नैनो स्केल पर की जाएं, यानी बहुत ही छोटे स्तर पर, तब हम इसे नैनो इंजीनियरिंग कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है? जो चीज आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, उस मशीन के उर्जे पुर्जे कैसे बनेंगे? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा है। हाँ जी, लग तो रहा है लेकिन है नहीं। सबूत चाहिए? भर भर के मिलेंगे। रुक जाओ बस थोड़ी देर। अब जरा थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सारी चीजें संभव हैं। मान लोगे ना? नहीं मानोगे? अरे मान लो यार, ठीक है कोई बात नहीं। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लो कि आखिर नैनो रोबोट्स बनाए कैसे जाते हैं। ये है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर यानी प्रोफेसर पवन त्यागी, जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नैनो रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फोटोलिथोग्राफी मशीन का। अब इसका क्या मतलब है? तो जी इसका वही मतलब है जो माँ की चप्पल और हमारे गाल पर छपे हुए उसके निशान का है। बस
यहाँ पर फर्क इतना है कि चप्पल की जगह रोशनी का प्रयोग किया जाएगा, यानी लाइट का, और हमारे गाल की जगह सिलिकॉन वेफर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर ये लाइट के पार्टिकल सिलिकॉन वेफर पर टकराएंगे तो वहाँ एक निशान छोड़ेंगे। हाँ जी, नैनो स्केल पे ये सब होता है और इस तरह के निशानों को मिलाकर एक प्रिंट बनाया जाएगा और उस प्रिंट में एटम बाई एटम चीजों को रखकर, यानी एक एटम के ऊपर दूसरे एटम को, नए नए स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। बोले तो नैनो स्केल पर मशीनी कल पुर्जों का निर्माण होगा। मेरे ख्याल से मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा। ये सब होता है नैनो इंजीनियरिंग में। अब भैया इस काम को करने के लिए चाहिए हमें मशीनी कल पुर्जे, यानी औजार, बोले तो इंजीनियरिंग के हथियार। तो इस समय प्रोफेसर पवन त्यागी उन्हीं हथियारों के बारे में बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके नैनो रोबोट से कल पुर्जे बनाए जाते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। अब जरा एक पल के लिए अपने आप को उन वैज्ञानिकों की जगह पर रखकर सोचिए। मान लेते हैं कि आपको ये रास्ता मिल गया कि आप नैनो रोबोट्स का निर्माण कर सके। मुबारक हो, खुराफात की शुरुआत यहीं से होगी। अब तक तो आपने नैनो रोबोट्स के लिए दर्जन भर काम सोच लिए होंगे। तो भाई साहब, वैज्ञानिक कैसे पीछे हट सकते हैं? उन्होंने भी बहुत सारे काम सोच रखे थे। आओ बताता हूँ कि एरिक ड्रेक्सलर, तो जी ये है एक किताब के लेखक जिसका नाम है इंजिन्स ऑफ क्रिएशन, जिस किताब में इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा ही लंबा चौड़ा ज्ञान का प्रवचन दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या कह रहे हो आप? कहाँ वैज्ञानिकों की मंडली में एक साइंस फिक्शन राइटर को बीच में घुसा दिया? ये तो कुछ भी सोच लेते हैं, इनका क्या है? अरे भाई साहब, तारीफ तो पूरी कर लेने दो। ये मात्र एक राइटर नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हैं। ये जनाब MIT से मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी में PhD डिग्री होल्डर हैं। कान खड़के आगे सुनो। इनके हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। वो कैसे? ये ऐसे नैनो रोबोट्स की फौज तैयार कर देंगे जो वातावरण में उसको दूषित करने वाले एटम्स को, हाँ जी, एटॉमिक लेवल पर सफाई होगी, एब्जॉर्ब करके या परिवर्तित करके या उनका नया कंपाउंड बनाकर साफ हवा से दूर कर देंगे। और ये काम सिर्फ हवा में ही नहीं होगा, पानी में भी होगा। ये नैनो रोबोट्स साफ पानी से गंदगी को बिल्कुल अलग कर देंगे, फर्टिलाइजर को अलग कर देंगे, केमिकल्स को हटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनमें तो ये चीज साबित भी हो चुकी है, लेकिन बड़े स्केल पर वैज्ञानिक इस काम को करते हुए अभी डर रहे हैं और उनका डर बिल्कुल सच्चा है। वैसे ये डरने डराने वाली जो बातें हैं ये हम वीडियो के एंड में ही करेंगे। फिलहाल के लिए नैनो टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपको दर्शन करा देता हूँ उन चीजों के जो कि हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई हैं। भाई साहब, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक सिंगल एटम पर चलने वाला इंजन बना लिया है, नैनो स्केल इंजन। अब जैसे नॉर्मल इंजन में फ्यूल को जलाकर मिलने वाली हीट एनर्जी पिस्टन को चलाती है, ठीक उसी प्रकार से इस इंजन में भी लेजर्स की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में एक एटम को बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है। अब इस गर्म ठंडे एनवायरनमेंट में ये सिंगल एटम उस पिस्टन की जगह आगे पीछे मूव करता है। ये है दुनिया का इकलौता और पहला सिंगल एटम इंजन। अब देखो, किसी भी रोबोट को चलाने के लिए चाहिए हमें मशीनी पार्ट, तो क्यों ना एक काम करें, शरीर के DNA का इस्तेमाल करके मशीनी पार्ट का निर्माण कर लिया जाए। क्या ये संभव है? हाँ जी, बिल्कुल है। इसको कहते हैं DNA ऑर्गामी। और इससे जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट तो अपने यानी कि भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी परफॉर्म किया था। हालांकि वो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ था तो वो अपने सर के ऊपर से बाउंसर चला गया। उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप पढ़ लेना। अब DNA ऑर्गामी ने ये साबित कर दिया कि जिन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम मशीन के पार्ट्स को बनाते हैं, उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके नैनो स्केल पर उन्हीं सेम मशीन पार्ट्स को बनाया जा सकता है। अब अगर मशीनी पार्ट बन सकते हैं तो जाहिर सी बात है नैनो रोबोट्स भी बन सकते हैं। और वही हुआ, नैनो रोबोट्स भी बन गए। सुनो ध्यान से भैया, स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नैनो स्विमर बनाया जो शरीर में किसी एक टारगेट सेल को पकड़कर उसकी अच्छे से मरम्मत कर सके। देखो, अपना पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है, तो अगर कोई सेल बीमार हो जाए या बीमारी फैलाने का कारण बन जाए तो ये रोबोट उसके पास जाएगा, उसके हालचाल लेगा, और अगर दवा दारू करके वो ठीक होता होगा तो ये मेडिसिन डिलीवर कर देगा, उसी सेल को करेगा, बाकी शरीर पे फर्क नहीं पड़ेगा। और भैया अगर उसे ठीक करना संभव नहीं हुआ तो वहीं पे उसको खर्चा पानी रसीद करके उसका काम तमाम कर देगा। बोले तो आपको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इन सबको कंट्रोल कैसे करते होंगे, क्योंकि अगर ये डाकू होकर बेकाबू किसी हट्टे कट्टे सेल से जाकर भिड़ गया और उसको जबरदस्ती पकड़कर उसका इलाज कर दिया जिसकी उसको जरूरत थी ही नहीं, तो पता चला कि हमारा कोई सा अंग काम करना बंद कर दे, इसका क्या भरोसा? हमें थोड़ी पता है ये किसको जाकर रिपेयर कर रहा है। तो देखो जी, इन्हें हम मैग्नेटिकली कंट्रोल करते हैं, ये तो आप समझते ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जी इन नैनो बोर्ड्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से कंट्रोल किया जाता है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा इन्हें सिखा पढ़ाकर भेजा गया है। मोटा मोटा आप बस ये समझ लो कि आपके शरीर में जाकर ये कोई भी नाटी हरकतें
ना करेगा। उम्मीद तो यही है कि ना करे, बाकी कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना रिस्क लेके कोई फायदा तो नजर आ नहीं रहा, ये गड़बड़ भी कर सकता है, हम काहे लें इतना रिस्क। तो देखो भैया बड़े ध्यान से सुनना, आप कोई भी दवाई खा लो उसका साइड इफेक्ट है, कोई भी इंजेक्शन लगा लो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। किसी का थोड़ा होता है, किसी का बहुत ज्यादा होगा। अब जरा आप ये सोचो कि अगर ये नैनोबोट शरीर में वही काम करे जिस काम के लिए इसको भेजा गया है, तो ये उसी जगह को जाकर दवाई देगा जिसको उस दवाई की जरूरत है, और इस तरीके से बाकी शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक और उदाहरण देखो, मान लेते हैं किसी के शरीर में कैंसर सेल्स हैं। अब ये नैनो रोबोट जाएगा उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देगा, तो ये कीमोथेरेपी से कितना अच्छा है। उस आदमी की लहराती हुई जुल्फें नहीं गिरेंगी, वो गंजा नहीं होगा, और ना ही रेडिएशन का उसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि अपना काम करने के बाद इसका होगा क्या, इसे निकालेंगे कैसे? इसका क्या पता कोई लोचा पोचा हो गया अगर इसके अंदर, ये तो आतंक उठा देगा शरीर में। हाँ जी, बस यही तो डर खाया जा रहा है वैज्ञानिकों को। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब इस तरीके से कि ये चीजें अपना काम करें और निष्क्रिय हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चीज के लिए कौन तैयार होगा और किसकी जवाबदेही होगी? अब इस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डाटा स्टोरेज में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियर्स ने 700 टेराबाइट का डाटा 1 ग्राम डीएनए के अंदर स्टोर कर दिया। हाँ जी, इस चीज में कामयाबी हासिल हो चुकी है। मोटे मोटे आईडिया के लिए आप ये जान लो कि एक टीवी में 250 पिक्चर जो कि 4K या हाई डेफिनेशन में शूट की गई हैं, बड़े आराम से स्टोर हो सकती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 700 टेराबाइट डाटा की। भाई साहब पूरा नेटफ्लिक्स समा जाएगा उसके अंदर। अब बात करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की, तो भाई साहब ये स्टील से कई सौ गुना ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है और सिंगल एटम की लेयर से बना है। अब अगर आपने इस मटेरियल का स्पंज बनाया तो ये पानी में से एटॉमिक लेवल पर गंदगी को अलग कर सकता है। इसके बाद आता है अपने दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ना। हाँ जी, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक छोटी सी चिप बनाकर आपके खोपड़े के अंदर, जिसमें विचित्र ख्याल आते हैं, उसमें लगा दी जाएगी और ये सीधा इंटरनेट से जुड़ जाएगा। अब इससे होगा ये कि जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, तुरंत इंटरनेट से आपके दिमाग में वो जवाब आ जाएगा, यानी चलता फिरता ज्ञान का भंडार। अब इसका एक और फायदा है, जो आज के जमाने में आप एलेक्सा वगैरह देखते हो, अमेज़न की एलेक्सा, जिससे आप अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो, वो सीधा अब आपके दिमाग से कंट्रोल होंगे। मतलब आप सोचोगे कि पंखा चल जाए तो पंखा चल जाएगा, लाइट जल जा तो लाइट जल जाएगी, टीवी चलाना चाहोगे दिमाग से सोचो और चल जाएगा, चैनल बदल सकते हो, मतलब बैठे बैठे ही चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो, अगर दिमाग में कोई लोचा ना हो तो। लेकिन क्या हम इन नैनो रोबोट्स की मदद से अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं। लेकिन ये प्रयोग इंसानों के बजाय चूहों पर करके देखा गया था। मतलब चूहों के अंदर नैनो रोबोट्स को भेजकर जो उम्र बढ़ाने वाले कारण थे उनको मैनिपुलेट किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई और चूहों की उम्र को उल्टा कर दिया गया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर नैनो रोबोट्स की फौज को हमारे शरीर के अंदर परमानेंटली, हाँ जी पक्के तौर पर काम करने के लिए अगर छोड़ दिया जाए, तो ये शरीर के अंदर लगने वाली चोटों को रिपेयर कर सकते हैं, शरीर के बाहर लगने वाली चोटों को भी जल्दी रिपेयर कर सकते हैं, अंदर ही अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपके शरीर को टेबल पर लेटाकर बाहर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अंदर ही उसे खोल मारेंगे और अपने हिसाब से चीड़-फाड़ करके आपको मौज मस्ती के लिए दोबारा तैयार कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी का कोई अंग कट जाए, जैसे हाथ कट गया या पैर कट गया, तो शायद ये उस अंग को दोबारा रीजनरेट करने के लिए हमारे शरीर में ऐसे बदलाव ले आए जिससे उस अंग को दोबारा बनाना संभव हो जाए। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये जो नैनो रोबोटिक्स है, दरअसल ये हमारी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ये एलियन टेक्नोलॉजी है। अब उसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो ये कि दुनिया के हर देश के इतिहास में कहीं ना कहीं पर ऐसी बातों का जिक्र किया गया है कि जी फलाने राजा कई सौ साल तक इस धरती पर राज करते थे। अब अगर ऐसी घटना किसी एक आध देश में होती तो बात भी समझ में आती, लेकिन हर देश के इतिहास में ऐसा है, तो क्या उनके पास कोई एलियन या नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिससे वो अपनी उम्र को इतना बढ़ा सकते थे? वेल, वैज्ञानिकों को पूरा शक है इस बात पर। अब जरा उन बातों के ऊपर बात कर लेते हैं जिन चीजों ने वैज्ञानिकों को बुरी तरह से डरा रखा है। तो उनमें से पहली चीज है ये, अगर इन नैनो रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाए, मतलब इनके पास खुद का दिमाग होगा, ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना क्लोन बनाना शुरू कर दें, जैसे हमारे शरीर में वायरस करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे शरीर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरी स्थिति, अगर हम अपने दिमाग
को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ देंगे। तो भाई साहब जरा सोचिए, आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के लिए सरकारी तंत्र इसका फायदा नहीं उठाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसका इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा सकता है, लोगों के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नैनो रोबोट्स हमारे शरीर में परमानेंटली छोड़ दिए जाएंगे तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कब करते हैं, इसकी तो पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। यानी अगर कोई आपके बारे में जानना चाहेगा तो वो इन नैनो रोबोट्स की मदद से आपकी सारी जानकारी, सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सब कुछ पता लगा सकता है। बोले तो क्या खाते हो, क्या पीते हो, किसके साथ घूमते हो, कौन सा वाहन चलाते हो, बैंक में कितने पैसे हैं, कितना उधार है और पैसे वापस देने का इरादा है भी या नहीं। सोचो अगर ये सब पता लग जाएगा तो जीवन में सारा मजा खत्म हो जाएगा। 60 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों तक सीमित थी, आज ये हमारे सामने खड़ी है। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ये हमारी गंदी खाने पीने की आदतों के बावजूद भी हमें फिट रख सकती है, वातावरण को साफ रख सकती है, हमारी उम्र बढ़ा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके रिस्क भी हैं। ये एटॉमिक लेवल पर काम करती है, हमारे सेल्स के साथ छेड़खानी कर सकती है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबके साथ कोई ना कोई दुर्घटना या माल फंक्शन हुए ही हैं। अब अगर इनके साथ कोई माल फंक्शन हो गया जो हमारे शरीर के अंदर हो गया तो भैया हमारा क्या होगा? या इसका उल्टा सोचिए, जितनी उम्मीद हमने इन चीजों से पाली हुई है, अगर ये उससे बेहतर काम करने लगे, यानी कि ये सुपर इंटेलिजेंट हो गए, इनके पास खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ गई, तो जब तक हमें ये बात पता लगेगी, मेरे ख्याल से तब तक देर हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो जाने से पहले एक मजे की बात बताता हूँ। अक्सर आपने जितने भी यूएफओ की एक्टिविटी सुनी होंगी वो सारी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई घटनाएं रशिया में अमेरिका से भी ज्यादा हुई हैं। पर क्योंकि रशिया में इंफॉर्मेशन को छुपाकर रखा जाता है तो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें बाहर निकलकर नहीं आई, लेकिन कुछ चीजें हाल फिलहाल में पता लगी हैं। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।